नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। उसको हम लोग देख रहे हैं। उसमें हम लोग देख रहे हैं आधुनिक काल को। आधुनिक काल की अगर बात करें तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी उसका समय कितना माने हैं तो 1850 से अद्यतन तक माने हैं। अद्यतन तक माने हैं। आगे हम बात किए तो आए हैं भारतीय हिंदी युग का साहित्य 1850 से 1900 तक। देखते हैं उसी को हम लोग देख रहे हैं भारतीय हिंदी युग का साहित्य में। भारतीय हिंदी के साहित्य को हम लोग देख चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताया गया उसमें कि उन्होंने भारतीय ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। कौन कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावों का संचार हो गया था, पर हिंदी कहते हैं कि पर हिंदी उनसे दूर थी। लोगों की अभिरुचि कहते हैं कि लोगों की अभिरुचि बदल चली थी, पर हमारे साहित्य पर उनका कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता था। ये कौन कहे भारतीयों के बारे में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहे हैं। आगे अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में अगर हम बात कर लेते तो उन्होंने क्या कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि भारतीयों का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और राइसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारी पंथ से निकालकर लोक जीवन के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। आगे हम बात करते हैं तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार अगर भारतेंदु की बात करते हैं, भारतेंदु युग कहते हैं भारतेंदु युग की जनवादिता को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं। कौन? रामविलास शर्मा। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता, भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के भी अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारक में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विवाह शिक्षा, विधवा विवाह, उसके बाद कहते हैं कि विदेश यात्रा आदि के वे भी समर्थक थे। कौन कहते हैं? आज रामविलास शर्मा जी कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं निबंध विधा को। निबंध में देखते हैं निबंध में क्या कहा जा रहा है। आइए हम बात करते हैं निबंध की। देख लेते हैं निबंध में क्या कहा जा रहा है। तो निबंध में कहा जा रहा है कि निबंध, इसमें क्या कहा जा रहा है? इस काल में पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी। किसमें? निबंध। हिंदी निबंध और इन पत्र पत्रिकाओं का उद्भव एक साथ हुआ। इस युग के प्रसिद्ध साहित्यकार कहते साहित्यकार पत्रकार भी थे। वे अपने समाज उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए अपने विचारों का प्रचार प्रसार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करते थे। अब इसमें बताया जा रहा है कि समाज के उत्तरदायित्व का पालन करने के मतलब समाज का प्रचार करने के लिए अपनी भाषाओं का, तो किसके माध्यम से करते थे? तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक दूसरे के पास पहुंचाते थे। तथा अनेक विषयों पर अपने विचार निबंधों में प्रस्तुत करते थे। भारतीय युग के साहित्यकार जीवांत व्यक्तित्व वाले थे। अब इसमें पूछा जाएगा भारतीय युग के जो साहित्यकार है वो कैसे थे? तो जीवांत व्यक्तित्व वाले थे। जीवांत व्यक्तित्व वाले थे। आगे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व की छाप सबसे ज्यादा निबंध में उभरती है। आगे कहते हैं निबंधों में इन साहित्यकारों के जीवांत व्यक्तित्व की छाप है। उनके व्यक्तित्व की मस्ती इन निबंधों के व्यंग, विनोद, हास परिहास और एक प्रकार की स्वच्छंदता में दिखलाई पड़ती है। अब इसमें कहा जा रहा है कि उनके व्यक्तित्व की मस्ती, जो इस निबंध को लिखता है उसके निबंधों में व्यंग, विनोद, हास परिहास और कहते हैं कि एक प्रकार की स्वच्छंदता में दिखाई पड़ती है। आगे कहते हैं कि इन प्रारंभिक निबंधों का थोड़ा कहते हैं कि प्रारंभिक निबंधों का रूप थोड़ा अनगढ़ है। वे ललित, विचारप्रक, अनौपचारिक और व्यंग विनोदपूर्ण है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें गद्य प्रबंध कहा है। कहते हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं इन्हें गद्य प्रबंध कहा है किसी निबंधों को। आगे देखिए आगे कहते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र की भाषा गंभीर विषयों पर लिखते समय भी चुलबुली और पूर्वी प्रयोगों से युक्त होती थी।
अब इसमें किसकी भाषा की बात की जा रही है? प्रताप नारायण मिश्र की भाषा जो है गंभीर विषयों पर लिखते समय चुलबुली और पूर्वी प्रयोगों से युक्त होती थी। उन्होंने भाव, बात, मनोयोग, समझदार की मौत है आदि निबंध लिखे हैं। इसमें कहते हैं कि भाव, बात, मनोयोग और समझदार की मौत, ये 3 निबंध किसके हैं? प्रताप नारायण मिश्र के हैं। आगे देखते हैं राधा चरण गोस्वामी का। तो यमलोक की यात्रा किसका निबंध है? ये यमलोक की यात्रा जो है राधाचरण गोस्वामी जी का निबंध है। भारतेंदु का स्वर्ग, कहते हैं भारतेंदु का स्वर्ग की विचार सभा, ये जो निबंध है आदि इस युग के प्रसिद्ध निबंध हैं। ये जो 2 निबंध है ये राधाचरण गोस्वामी जी के बताए गए हैं। भाव, बात, मनोयोग, समझदार की मौत, ये जो है प्रताप नारायण मिश्र जी के बताए गए हैं। आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि भारतेंदु नाटक पर जो निबंध लिखा, भारतेंदु नाटक पर जो निबंध लिखा उसे कहते हैं उसे विचारप्रक निबंध और साहित्यालोचना दोनों विधाओं में रख सकते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने छोटे छोटे निबंध लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट ने छोटे छोटे निबंध लिखे, जैसे आँख, कान, नाक आदि को लेकर उन्होंने मुहावरों की अनोखी छटा दिखाई है। पंडित बालकृष्ण भट्ट के जो निबंध हैं आँख, कान, नाक आदि को लेकर उन्होंने मुहावरों की छटा दिखाई है। वे अंग्रेजी फारसी शब्दों का प्रयोग अपने निबंधों में धड़ल्ले के साथ करते हैं। आगे हम बात करते हैं नाटक की। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है, उसमें निबंध विधा को भारतीय साहित्य की बात कर रहे हैं। 1850 से 1900 तक जो बताया गया है उसमें हम लोग निबंध को देखे हैं, और अब देख रहे हैं नाटक को। तो नाटक में क्या बताया जा रहा है इसको हम लोग देखते हैं। निबंध में बताया गया प्रताप नारायण मिश्र का निबंध जो था भाव, बात, मनोयोग, समझदार की मौत। और राधाचरण गोस्वामी जी की निबंध की अगर हम बात करें तो यमलोक की यात्रा, और भारतेंदु का है जो स्वर्ग की विचार सभा। ये जो है राधाचरण गोस्वामी की यमलोक की यात्रा हो गई, और भारतेंदु की निबंध जो हो गया स्वर्ग की विचार सभा जो हो गया, ये प्रसिद्ध निबंध है। आगे अगर हम बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट छोटे छोटे निबंध लिखते थे, जैसे नाक, कान, आँख, इस सब पे मुहावरे की अनोखी छटा दिखाई देती है। आगे हम बात करते हैं नाटक की। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए नाटक की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि विधाओं में, कहते हैं कि विधाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक का पुनर्प्रचलन था। इसका संबंध यथार्थ की विषमता बोध से है। इसी बोध के कारण भारतीय युग की महत्वपूर्ण नाटकीय रचनाएं व्यंग्यपूर्ण भी थी। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसी बोध के कारण भारतीय युग की महत्वपूर्ण नाटकीय रचनाएं व्यंग्यपूर्ण, भारतीय की नाटकीय रचनाओं को व्यंग्यपूर्ण बता दिया गया है। आगे कहते हैं कि व्यंग्य सामाजिक विरूपता, कथनी, करनी एवं सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को प्रकट करने का प्रभावशाली साधन है। आगे कहते हैं व्यंग्य भंडाफोड़ का उद्घाटन के माध्यम से विषय वस्तु, कहते वस्तु स्थिति को उचित रूप से प्रस्तुत करता है। आगे बात करते हैं तो कहते हैं नई सामाजिक चेतना का दबाव ही, कहते हैं कि दबाव ही था कि गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर गया। कह रहे हैं कि भारतेंदु का ध्यान जो है पहले नाटकों की ओर गया। भारतेंदु ने काफ़ी संख्या में मौलिक नाटक लिखे हैं। अब भारतेंदु कैसे नाटक लिखे हैं? तो मौलिक नाटक लिखे हैं। आगे हम बात करते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि मौलिक नाटक लिखे हैं और बांग्ला और संस्कृत नाटकों का अनुवाद भी किया है। जैसे चंद्रावली का, कहते चंद्रावली में प्रेम का महत्व है, तो भारत दुर्दशा में देश की दशा का विशेष, कहते विशेष विस्माधम, जहाँ देसी रियासतों के कुल चक्रों की जीवांत झांकी है, वही अंधेर नगरी में उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यंग्य नाटक है। अब अंधेर नगरी कैसा नाटक है? तो व्यंग्य नाटक है। ये जो है अंधेर नगरी व्यंग्य नाटक है, और जो है भारत दुर्दशा देश की दशा का नाटक है। तो इसके विषय में अगर पूछा जाएगा तो भारत दुर्दशा कैसा नाटक है? देश की दशा का। और अंधेर नगरी कैसा है? तो व्यंग्यपूर्ण नाटक है। जो सत्ता की विवेक, कहते जो सत्ता की विवेकहीनता का रूप सामने लाता है, श्री निवास दास ने रणधीर, प्रेम मोहिनी
तप्ता संवरण और संयोगिता स्वयंवर नाटक लिखे हैं। अब देखिए, श्रीनिवास जी की नाटक की बात हुई तो श्रीनिवास जी कौन कौन से नाटक लिखे हैं? रणधीर लिखे हैं, प्रेम मोहिनी लिखे हैं, तप्ता संवरण लिखे हैं, संयोगिता स्वयंवर लिखे हैं। प्रताप नारायण मिश्र की अगर हम बात करें, प्रताप नारायण मिश्र के नाटक की, तो कलि कौतुक लिखे हैं, कल कौतुक रूपक और भारत दुर्दशा नाटक लिखे हैं। आगे देखिए, भारत दुर्दशा एक प्रतीकात्मक नाटक है। अब इसमें देखिए, अंधेर नगरी कैसा नाटक है? अंधेर नगरी जो है व्यंग्य नाटक है, और भारत दुर्दशा कैसा है? प्रतीकात्मक नाटक है। भारत दुर्दशा एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें भारत कलयुग कहते हैं, भारत कलयुग आलस्य आदि पात्र हैं। इसके पात्र की बात करें तो भारत हो गया, कलयुग हो गया, आलस्य हो गया, इसके पात्र हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे कहते हैं कि श्री राधा चरण गोस्वामी के दो प्रहसन, जैसे इनके दो प्रहसन की बात होती है तो बूढ़े मुँह मुहासे और तन मन धन तथा श्री गोसाई जी का अर्पण महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अगर हम नाटक की बात कर लें तो राधा चरण गोस्वामी जी की नाटक कौन सा? बूढ़े मुँह मुहासे तन मन धन जो उसके बाद क्या है? गोसाई जी की अर्पण हो गया, महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे कहा जा रहा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय युग में नाटक विधा का पुनर्प्रचलन हुआ और उस पर अपने समकालीन जीवन के बोध का दबाव था। आगे हम बात करेंगे उपन्यास की। तो नाटक की अगर हम बात कर लें, नाटक में क्या क्या देखा गया? नाटक में जो है, अगर हम बात करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने मौलिक नाटक लिखे, बांग्ला और संस्कृत नाटकों के अनुवाद भी किए। चंद्रावली में प्रेम का महत्व है, तो भारत दुर्दशा में देश की दशा का महत्व दिखाया गया है। और अंधेर नगरी की बात करें तो यह एक व्यंग्य नाटक है। श्रीनिवास दास की अगर हम बात कर लें उनके नाटक की, तो रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण और संयुक्ता स्वयंवर जो है श्रीनिवास के नाटक लिखे गए हैं। प्रताप नारायण की अगर हम बात कर लें तो प्रताप नारायण मिश्र की जो है कलि कौतुक रूप और भारतीय दुर्दशा नाटक लिखे हैं। आगे कहते हैं भारत दुर्दशा का एक प्रतीकात्मक नाटक है जिनमें भारत कलयुग आलस्य आदि पात्र हैं। राधा चरण गोस्वामी की बात कर ले, दो प्रहसन हैं, तो उसकी हम बात करते हैं तो बूढ़े मुँह मुहासे और तन मन धन जो हैं श्री गोसाई जी की बात करें तो अर्पण महत्वपूर्ण कृतियाँ इनकी हैं। आगे हम बात करेंगे उपन्यास के बारे में। तो उपन्यास में क्या कहा जा रहा है उसको हम देखते हैं। भारतेंदु का ध्यान, कहते हैं भारतेंदु का ध्यान उपन्यास लिखने की ओर भी गया था। भारतेंदु जी के बारे में बताया जा रहा है कि उनका ध्यान जो है उपन्यास लिखने की ओर भी गया था। उन्होंने एक मित्र को पत्र लिखा, जैसे कहते हैं कि उन्हें एक मित्र को पत्र लिखा, जैसे भाषा में अब कुछ नाटक बन गए हैं, अब तक उपन्यास नहीं बने हैं। आप या हमारे पत्र के योग्य सहकारी संपादक जैसे बाबू काशीनाथ व गोस्वामी राधाचरण जी, गोस्वामी राधाचरण जी कोई भी उपन्यास लिखे तो उत्तम है। इसमें बताया गया है कि जैसे भाषा में अब कुछ नाटक बन गए हैं, अब तक उपन्यास नहीं बने हैं। आप या हमारे पत्र के योग्य सहकारी संपादक जैसे बाबू काशीनाथ व गोस्वामी राधाचरण जी कोई भी उपन्यास लिखे तो उत्तम है। आगे कहते हैं कि इस युग में श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु और बालकृष्ण भट्ट ने 100 अजान एक सुजान नाम से उपन्यास लिखे। जिसमें भारतीय युग में श्रीनिवास दास जी ने परीक्षा गुरु लिखा और बालकृष्ण भट्ट ने 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास लिखे। दोनों कृतियां मूलतः नीतिपरक और उपदेशात्मक हैं। इसमें कहते हैं कि दोनों कृतियां जो है नीतिपरक हैं और उपदेशनात्मक हैं। भट्ट जी की रचना यथार्थ चित्रण और व्यंग्य विनोद से भरपूर है। भट्ट जी गद्य के बीच संस्कृत के श्लोक और उर्दू के चलते शोर खूब डालते हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। आगे कहा जा रहा है राधा कृष्ण दास ने निसहाय हिंदू नामक उपन्यास लिखा। किसने लिखा? राधा कृष्ण दास ने लिखा, जिसका नाम यद्यपि निसहाय हिंदू है लेकिन उपन्यास में हिंदू मुस्लिम मित्रता दिखाई गई है। अब नाम तो निसहाय हिंदू है लेकिन उसमें दिखाया क्या गया है? हिंदू मुस्लिम मित्रता दिखाई गई है। आगे हम बात करते हैं तो आगे क्या कहा जा रहा है कि इस समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपन्यासकार
देवी नंदन खत्री हैं। इनके निबंध ये कहते हैं कि इनके दो उपन्यास चंद्रकांता 1891 और चंद्रकांता संतति अत्यधिक लोकप्रिय हुए। ये कहते हैं कि ये यायारी और तिलिस्मी उपन्यास हैं। कौन? चंद्रकांता और चंद्रकांता सम, सम्मति जो है किसके हैं? देवी नंदन खत्री के हैं। आगे बात करते हैं रोचकता एवं मनोरंजन ही, कहते हैं कि रोचकता एवं मनोरंजन ही इनकी विशेषताएं हैं। इन उपन्यास की लोग कहते हैं कि इन उपन्यास की लोकप्रियता की को रेखाचित्र करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही ना जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। अब इसमें कहते हैं कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही ना जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर चंद्रकांता की किस्म की कोई किताबें ढूंढने में परेशान रहते थे। कहते हैं कि कई इसमें कोई किताबें ढूंढने में परेशान रहते थे। शुरू शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता आगे बात करते हैं इसमें क्या कहा गया है। शुरू शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता सन्नति सन्नति पढ़कर ना जाने कितने नवयुवक हिंदू के लेखक हो गए। चंद्रकांता पढ़कर वे हिंदी की और प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ चले और आभास भी जाने ना कुछ लिखने भी लगे। आगे हम चलते हैं। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो आगे क्या कहा जा रहा है। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी ने इस काल में अनेक उपन्यास लिखे। आदर्श रमणी 1890 आदर्श रमणी जो कि पंडित किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखा है 1890 में लिखा है। लौंग लता 1890 में उनके प्रमुख हैं। किसके? किशोरीलाल गोस्वामी जी के। उन्होंने 20वीं शताब्दी में प्रथम दशक कहते हैं कि उन्होंने 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भी अनेक उपन्यास लिखे हैं। आगे हम बात करते हैं तो कहानी की बात होती है। तो कहानी में देखते हैं इस काल में कुछ कहानियां भी लिखी गई। किसमें? भारतीय साहित्य में। देखते हैं स्वयं भारतीय ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से कहानी लिखनी शुरू की थी। अब भारतीय हरिश्चंद्र ने कौन सी कहानी लिखना शुरू किया? स्वयं आप बीती जो कि कुछ आप बीती और कुछ जग बीती एक कहानी लिखा, जिसे वे पूरा नहीं कर पाए। शिव प्रसाद सितारे ने राजा भोज का सपना को भी कहानी कह सकते हैं। कहते हैं कि शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो है राजा भोज का सपना को भी कहानी कह सकते हैं। और आप बीती कहते हैं कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये जो भारतीय हरिश्चंद्र की जो कहानी है ये अपूर्ण है, पूरी नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं अन्य रचनाओं की। अन्य रचनाओं में क्या कहा जा रहा है। तो अन्य रचनाओं की बात अगर हम कर लेते हैं, देखते हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अन्य प्रकार की रचनाएं जो हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो भारतेय ने काश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास लेखन और जयदेव की जीवन वृत्ति लिखकर जीवन चरित्र लिखने की प्रवृत्ति का श्री गणेश किया। किसने किया था? भारतेय ने। आगे चलते हैं। आगे क्या कहा जा रहा? आलोचना या समीक्षा। इसमें जो बताया जा रहा आलोचना या समीक्षा, तो इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा? भारतीय ने नाटक नामक निबंध में अपने मौलिक विचार प्रकट किए हैं। इस निबंध में वे यह बताते हैं कि नाटककार को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। नाटक की दृश्यता और प्रभाव उत्पादकता पर बल देते हुए वे लिखते हैं कि कौन लिखता? भारतीय हरिश्चंद्र जी लिखते हैं। देखिए क्या लिखे हैं। यदि श्रव्य काव्य द्वारा ऐसी चितवन का वर्णन किसी से सुनिए या ग्रंथ में पढ़िए तो काव्य जनित आनंद होगा। आगे कहते हैं यदि कोई प्रत्यक्ष अनुभव करा दे तो उसे चतुर्गणित आनंद होगा। समकालिकता के दबाव से रचना की आवश्यकता ठहरते हुए उन्होंने लिखा है कि सहृदयगण के अंतःकरण की वृत्ति और सामाजिक रीति पद्धति इन दोनों विषयों की समीचीन समालोचना
करके नाटकीय दृश्य काव्य प्रणयन करने योग्य है। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि भारतेंदु ने नाटक संबंधी इन विचारों को हिंदी आलोचना का प्रवर्तन मानना चाहिए। क्या कहते हैं, भारतेंदु के नाटकीय संबंधी इन विचारों को हिंदी आलोचना का प्रवर्तन मानना चाहिए। पत्र पत्रिकाओं में इस युग के रचनाकार साहित्यिक विषयों और कृतियों पर जो विचार प्रकट करते हैं, वही कहते हैं कि वही हिंदी आलोचना का प्रारंभिक रूप था। आगे कहते हैं कि इस युग में पुस्तक समीक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक विवाद श्रीनिवास दास के संयोक्ता स्वयंवर को लेकर हुआ। आगे बताया गया कि इस युग में क्या कहा जा रहा है कि कहते हैं कि इस युग में पुस्तक समीक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक विवाद श्रीनिवास दास जी के संयोक्ता स्वयंवर को लेकर हुआ। प्रेमघन जी संयोक्ता स्वयंवर की समीक्षा अपनी पत्रिका आनंद कादंबरी में की थी। कहते हैं कि प्रेमघन जो थे वो संयोक्ता स्वयंवर की समीक्षा आनंद कादंबरी नामक पत्रिका में की थी। बालकृष्ण भट्ट ने इसकी समीक्षा हिंदी प्रदीप में की थी। हिंदी प्रदीप पत्रिका में किसने की थी, तो बालकृष्ण भट्ट ने की थी। आगे कहते हैं कि उनकी समीक्षा का शीर्षक था सच्ची समालोचना। किसकी, बालकृष्ण भट्ट की। यहाँ भट्ट जी की समीक्षा का एक अंश उद्धृत करना उचित जान पड़ता है, यह जानने के लिए कि हिंदी आलोचना का तेवर प्रारंभ में ही देश काल और इतिहास बोध पर ध्यान देता था। आगे बताया गया है, आगे कहा जा रहा है कि क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुनरावृत्ति की छाया लेकर नाटक लिख डालने से ही यह ऐतिहासिक हो गया। कहते हैं, क्या किसी विख्यात राजा या रानी के आने से ही वह ऐतिहासिक हो जाएगा। आगे कहते हैं कि यदि ऐसा है तो गप्पे हाँकने वाले दस्तानों और नाटक के ढंग में कुछ भी भेद ना रखा। किसी समय के लोगों के हृदय की क्या दशा थी, उसके आंतरिक भाव किन पहलुओं पर, उस समय पात्र के भाव क्या थे, इन सब बातों को ऐतिहासिक रीत पर पहले पहल समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कि क्या किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुनरावृत्ति की छाया लेकर नाटक लिख डालने से ही यह ऐतिहासिक हो गया। कह रहे हैं जो पुरानी छायापथ थी उसको अगर हम लेकर के केवल लिख लिए तो ये क्या नाटक हो गया। क्या किसी विख्यात राजा या रानी से ही वह ऐतिहासिक हो जाएगा, नहीं। यदि ऐसा है तो गप्पे हाँकने व दास्तानों या नाटक के ढंग में कुछ भी भेद ना रहा। किसी समय के लोगों के हृदय में क्या दास्तां थी, उनके आंतरिक भाव किन पहलुओं पर, उस समय पात्र के भाव क्या थे, इन सब बातों को ऐतिहासिक रीत पर पहले पहल समझ लीजिए। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कह रहे हैं कि भारतेंदु और उनके सहयोगी रचनाकारों ने अधिकांश ब्रज भाषा में ही कविता की है। यद्यपि भारतेंदु ने स्वयं संभवतः प्रयोग में खड़ी बोली में भी कविता की है। उर्दू में रसा नाम से वे कविता करते थे। अब उर्दू में रसा नाम से कौन कविता करते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी करते थे। आगे कहते हैं कि उनके अनेक सहयोगियों की भी काव्य के क्षेत्र में यही स्थिति है। किंतु इस विषय में यह बात ध्यान रखने की है कि इनकी ब्रज रीत कालीन कवियों की ब्रज में भिन्न है। इनकी ब्रज भाषा पर वैचारिकता और गद्यात्मकता का दबाव है। इनका वाक्य गठन खड़ी बोली के वाक्य गठन में ढला है। किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आगे कहते हैं कि भारतेंदु ने भक्ति और काव्य रीत दोनों परंपराओं में कविता की है। आगे कहते हैं कि भारतेंदु के जीवन की समस्याएं कविता का विषय बन गई हैं। इस युग में कविता की अखबारीपन भी देखा जा सकता है। जैसे दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर प्रेमधन ने लिखा है। अब देखिए,
प्रेम घन क्या लिखते हैं कि दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर प्रेम घन लिखते हैं कि अचरज होत तुम्हु समगोरो, कहते हैं अचरज होत तुम्हु समगोरे बाजत कोरे तासो कारे को, कहते तासो कारे कारे शब्दहु पर हैं वारे। इसमें कह रहे हैं कि अचरज होत तुम्हु सब गोरे बाजत कारे तासो कारे कारे शब्दहु पर हव वारे। भारतीय ने आर्थिक सामाजिक दुर्दशा की ओर लोगों का ध्यान खींचा है। जैसे अंग्रेजन राज, कहते अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पौधन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पौधन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। आगे कहा जा रहा है कि यहाँ आप प्रथम कहते कि यहाँ आप प्रथम पंक्ति और दूसरी पंक्ति में परस्पर विरोध देख सकते हैं। आगे क्या लिखा गया है उसकी अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं। इसमें कहा गया है कि अंग्रेजन राज सुख साज सजे सब भारी पौधन, कहते पौधन विदेश चल जात यह अति ख्वारी। कि धन विदेश चल जात, कहते कि धन विदेश चल जात अपने आप से एक सपाट वक्तव्य लगता है, किंतु सहृदय श्रोता के चित्त में यह साम्राज्यवादी लूट ढाकना के जुल्हा के दमन अकाल भुखमरी आदि का बिंब उदित करेगा। इन पंक्तियों की मार्मिक, कहते कि इन पंक्तियों की मार्मिकता इन्हीं बिंबों में है। कहते हैं कि इन्होंने इन सब का बोध नहीं, वे इसकी, कहते कि वे ऐसी पंक्तियों की ओज, कहते पंक्तियों को आज भी नीरस कहते समझते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने कविता में क्षोभ का स्वर आर्थिक है, व्यंग में कुशल है। जैसे कहते हैं सर्वस्व लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर कौजेत श्रम बिन बैते का करती है कहु टकटन गजब टरती है। कहते हैं कि सर्वस्व लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर कौजेत श्रम श्रम बिन बातों करती का करती है कहु टकटन, कहते हैं कि कहु टकटन गजब डरती है। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि इस काल में कवियों का ध्यान भाषा समस्या की ओर गया। जातीय चेतना के रूप में भाषा समस्या की ओर कवि का ध्यान जाना अभूतपूर्व बात थी। भारतीय ने लिखा है निज भाषा उन्नति हो, कहते कि निज भाषा उन्नति हो सब उन्नति के मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। ये किसने लिखा है तो भारतीय हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है, निज भाषा उन्नति हो सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटो न हे को सूल। भारतीय की प्रकृति, कहते हैं प्रकृति परक कविताओं में भी देश की दुर्दशा और भविष्य के स्वप्न के विचार आ जाते हैं। इस प्रकार उनके यहाँ पुराने विषय नया बोध और नए संदर्भ जगाते हैं। यह बात प्रातः समीरन जैसी कविताओं में देखी जा सकती है। आगे हम बात करते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि इस युग की कविता लोक प्रचलित काव्य रूप, कहते हैं लोक प्रचलित काव्य रूप को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाती है। भारतीय ने खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी हैं। भारतीय जो है खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी। प्रताप नारायण मिश्र ने लावनी और कहते हैं कि लावनी और आल्हा लिखा। अब इसमें पूछा जाएगा कि खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने वाले आधुनिक काल के कौन से रचनाकार हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विद्या श्रीनिवास। तो इसका हो जाएगा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी जो हैं खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी। अब लावनी और आल्हा किसने लिखा है तो प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। आगे हम बात करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि इस काल की, कहते हैं कि इस काल की काव्य भाषा की गद्यात्मकता की बात पहले, कहते गद्यात्मकता की बात पहले की जा चुकी है। नए भावबोध, कहते हैं नए भावबोध की अभिव्यक्ति करने वाली कविता की भाषा अनगढ़ है। उनमें रीत काव्य की भाषा जैसे प्रवाह नहीं है। इनमें कहते हैं कि इसमें तत्सम और देसी शब्दों का प्रयोग बढ़ गया है। भारतेंदु और उनके मंडल के कविता में गद्य का काम ले रहे हैं। भारतेंदु ने पूरा भाषण दोहे में लिखा। इसमें देखिए भारतेंदु ने जो है पूरा भाषण जो है दोहे में लिखा था। आगे बताया जा रहा है कि भारतेंदु ने पूरा भाषण दोहे में लिखा था।
वस्तुतः यह इस बात का द्योतक है कि काव्य भाषा के लिए खड़ी बोली की आवश्यकता का अनुभव कहते काव्य भाषा के लिए खड़ी बोली की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। आगे हम चलते हैं तो भारतीय युग के प्रमुख रचनाकार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया गया है भारतीय युग के प्रमुख रचनाकार। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है, उसमें आधुनिक काल को देख रहे हैं। आधुनिक काल में भारतीय युग को देख रहे थे। अब भारतीय युग के प्रमुख रचनाकार की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आते हैं। उनकी बात हम करते हैं, चलते हैं, देखते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, इनका जन्म, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ। इनकी मृत्यु 1885 कहते हैं कि में हुई। अब ये टोटल कितने साल जिए थे? 1850 में इनका जन्म हुआ, 1885 में इनकी मृत्यु हुई, तो ये टोटल 35 साल ही जीवित रहे। इनकी अल्प आयु में ही उन्होंने साहित्य की इतनी बड़ी सेवा की, कहते हैं कि इतनी अल्प आयु में, कम आयु में इन्होंने साहित्य की इतनी बड़ी सेवा की कि उनकी रचनाओं की संख्या बड़ी है। उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं और समृद्ध किया, अनेक विधाओं का प्रवर्तन किया। वे हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रवर्तक हुए, यह तो आप देख चुके हैं। कहते हैं कि 18 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में उन्होंने बांग्ला से विद्या सुंदर नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। 18 वर्ष की आयु में बांग्ला से विद्या सुंदर नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। इसी समय अर्थात 1868 में, कहते हैं 1868 में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। अब कवि वचन सुधा नामक पत्रिका कब निकली? तो 1868 में किसने निकाली थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। इसमें साहित्यिक रचनाएं तो होती ही थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार और टिप्पणी भी होती थी। आगे कहा जा रहा है कि इस पत्रिका में उन्होंने विलायती कपड़े के बहिष्कार की अपील और ग्राम गीतों के संकल्प, कहते हैं संकलन की योजना प्रकाशित की थी। आगे देखिए, 1873 में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगनीज, 1873 में हरिश्चंद्र मैगनीज नामक मासिक पत्रिका निकाली। 1868 में कवि वचन सुधा निकाली थी और 1873 में जो है हरिश्चंद्र मैगनीज नामक मासिक पत्रिका निकाली। आगे कहते हैं कि इस पत्रिका का प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण है, यह इसी से समझा जा सकता है कि स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली। बाद में इस पत्रिका का नाम उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र मैगनीज का जो है नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि 1874 में उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी नामक पत्रिका निकाली। बाल बोधनी कब निकली? इन 3 पत्रिका निकाल चुके हैं अब तक। एक 1868 में कविवचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगनीज, 1874 में बाल बोधनी। और हरिश्चंद्र मैग चंद्रिका कब किए थे? 1874 में। हिंदी नई चाल में ढली, हरिश्चंद्र मैगनीज का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिए थे। आगे हम बात करते हैं, भारतेंदु ने सबसे अधिक संख्या में नाटक लिखे और अनुवाद किए। उनके मौलिक नाटक इस प्रकार हैं, जैसे वैदेही, हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली, विषय, कहते कि विशेष, विस्माधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप। अनुदित नाटकों की अगर हम बात करते हैं जिसमें अनुवाद किए गए हैं, अनुदित का अर्थ है अनुवाद किया गया, तो इसकी बात अगर हम करते हैं तो विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी प्रमुख हैं। आगे हम बात करते हैं तो बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम उनके इतिहास ग्रंथ है। आप बीती कुछ बीती कहानी है जो कि अपूर्ण है। आप बीती कुछ, कहते हैं कि आप बीती कुछ जग बीती, ये जो कहानी अपूर्ण है। कविता आदि का उल्लेख पहले हो चुका है। भारतेंदु ने यात्रा वर्णन भी लिखा है, कहते हैं भारतेंदु ने यात्रा वर्णन भी लिखा है। उन्होंने सिंदूर देहाती यात्रा, सिंदूर देहाती क्षेत्रों में की यात्रा बैलगाड़ी से की। कहा जाता है कि 1865 में उन्होंने जगन्नाथपुरी की जो यात्रा की, उसका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।
आगे कहते हैं कि और उनके परिचय बंगाल के नए साहित्यिक आंदोलन में हुए। कहते हैं कि 1865 में उन्होंने जगन्नाथपुरी की जो यात्रा की थी, उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनका परिचय बंगाल के नए साहित्यिक आंदोलन से हुआ। आगे कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अत्यंत जीवंत और मित्रपराय व्यक्ति थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताया जा रहा है, तो अत्यंत जीवंत और मित्रपराय व्यक्ति थे। उनकी जिंदा दिली की कहानियां साहित्य क्षेत्र में ही विदित नहीं है। उनकी कहते हैं कि अनेक कहानियां काशी के लोक जीवन में भी प्रचलित हैं। उन्होंने अपने जैसे कहते हैं कि उन्होंने अपने जैसे सम्मान धर्मा साहित्य एकत्र किए। आगे देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि धर्मा साहित्य एकत्र किए। उन्होंने प्रोत्साहित कहते कि उन्हें प्रोत्साहित किया और रचनाएं छपी। इसलिए हिंदू कहते कि इसलिए भारतेंदु युग में एक भारतेंदु मंडल भी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी के अत्यंत समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि स्वयं काशी नरेश इनके यहाँ आया करते थे। किसके यहाँ? भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ स्वयं काशी नरेश आया करते थे। उनका जीवन राजसीय वैभव का था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के धन की सदैव अपेक्षा की। कहते हैं कि वे महान दानी थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कहते हैं कि उनका अंतिम समय अभावग्रस्त था। भारतेंदु महान साहित्यकार ही नहीं थे, महान मानव भी थे। आगे कहा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की विशेषताओं के बारे, उनके जीवन के और उनकी विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। उनका वर्णन बताया जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारतेंदु राष्ट्रीय विचारों के देश प्रेमी व्यक्ति थे। उनका साहित्य साम्राज्यवाद का विरोध करता है। आगे कहते हैं कि देश की विषमता का चित्रण करता है, उनकी पीड़ा व्यक्त करता है और विषमता को दूर करने की प्रेरणा देता है। भारतेंदु के साहित्य में भक्ति रीति आधुनिक धाराएं हैं, किंतु इन कहते हैं किंतु उनका ऐतिहासिक महत्व आधुनिक साहित्य के प्रवर्तक के रूप में है, क्योंकि नए बोध पर आधारित यह धारा ही विकासशील थी। इन्हें कहते हैं कि इन्हीं गुणों के कारण आधुनिक साहित्य के प्रारंभ के दौर को भारतेंदु युग कहा जाता है। प्रवर्ती हिंदी साहित्य का विकास जिस जिस दिशा में हुआ, उस पर सबसे पहले भारतेंदु और उनके सहयोगी रचनाकार चले थे। आगे हम बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात किए तो 1850 में उनका जन्म हुआ था, 1885 में उनका निधन हुआ था। अगर हम उनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं, तो मौलिक नाटक जो उन्होंने लिखा तो वैदिक हिंसा, हिंसा न भवत, चंद्रावली, विषय विषमावधम। आगे बात किए थे भारतेंदु दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रथा। ये जो मौलिक नाटक है। अनूदित नाटकों की बात करें जो इसका अनुवाद उन्होंने किया था, तो विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, इन्होंने अनूदित नाटक हैं इनके। आगे हम बात करते हैं कुछ आप बीती कुछ जग बीती, उनकी कहानी है जो कि अपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में। तो प्रताप नारायण मिश्र जी की इन्होंने क्या कहा? प्रताप नारायण मिश्र को भी केवल 38 वर्ष की आयु मिली थी। इनका जो 1856 में जन्म हुआ था और 1894 में इनका निधन हो गया था। इनको जो है 38 वर्ष की आयु मिली। भारतेंदु हरिश्चंद्र 35 वर्ष। वे अत्यंत विनोदी जीव थे। वे ब्राह्मण नामक पत्रिका निकालते थे। अब देखिए ब्राह्मण नामक पत्रिका कौन निकाले? तो प्रताप नारायण मिश्र ने निकाला। आगे हम बात करते हैं, अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका की बात कर ले तो 1868 में कविवचन सुधा और 1873 में हरिश्चंद्र मैगनीज हिंदी नई चाल में ढली के अनुसार लिखते हैं कि हरिश्चंद्र मैगनीज जो है उसका नाम चेंज करते हैं। 1874 में हरिश्चंद्र चंद्रिका कर देते हैं। 1874 में बाला बोधनी नामक स्त्री शिक्षा के लिए एक पत्रिका निकाली थी। तो 3 पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की अब तक हम लोग देख चुके हैं। आगे हम बात करते हैं तो प्रताप नारायण मिश्र की
ये जो है ब्राह्मण नाम की पत्रिका निकालते थे। उनका मनमौजीपन उनकी रचनाओं, विशेषताओं, निबंधों में दिखाई पड़ता है। उन्होंने कुछ निबंध गंभीर ढंग से भी लिखे हैं। उन्होंने कलि कौतुक, रूपक और संगीत कहते संगीत शकुंतलम, भारत दुर्दशा, हठ हमीर, भारत दुर्दशा, हठ हमीर, गो संकट, आगे कहते हैं कलि प्रभाव, जुआरी खुआरी नाटक लिखे हैं। अब भारत दुर्दशा नाटक भारतीय हरिश्चंद्र जी भी लिखे हैं और प्रताप नारायण मिश्र भी लिखे हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने दैनिक जीवन की घटनाओं पर और नए फैशन पर अनेक कविताएं लिखी हैं। उनकी कविताओं का महत्वपूर्ण अंश वह है जिसमें उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का नए बोध के साथ चित्रण किया है। कविताओं के लिए आल्हा, लावनी जैसे प्रचलित काव्य शैलियाँ काव्य शैलियों का भी प्रयोग किया है। आल्हा और लावनी जैसी काव्य शैलियों का प्रयोग किसने किया है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया है। और अमीर खुसरो जैसी मुकरी और पहेलियाँ किसने लिखी है? तो भारतीय हरिश्चंद्र जी ने लिखी है। आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट, इनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ, 1914 में इनका निधन हुआ। बाल कृष्ण भट्ट जी को देखते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हम लोग आधुनिक काल को देख रहे हैं, आधुनिक काल में भारतीय युग को देख रहे हैं। अब बाल कृष्ण भट्ट जी को इस समय देख रहे हैं हम लोग। 1844 में इनका जन्म हुआ, 1914 में इनका निधन हुआ। बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप कहते हैं कि नाम पत्रिका निकालते थे। इसमें जो है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कौन निकालते थे? तो बाल कृष्ण भट्ट। और ब्राह्मण नाम से पत्रिका कौन निकालते थे? प्रताप नारायण मिश्र जी निकालते थे। कवि वचन सुधा 1868 में भारतीय हरिश्चंद्र जी ने निकाला। हरिश्चंद्र मैगनीज 1873 में भारतीय हरिश्चंद्र जी ने निकाला। और आगे उसका नाम क्या करते हैं? आगे उसका नाम 1874 में चेंज करते हैं, हरिश्चंद्र चंद्रिका करते हैं। और 1874 में बाला बोतनी नामक से एक पत्रिका भारतीय हरिश्चंद्र जी ने निकाला। वे इसमें देखिए बाल कृष्ण भट्ट जी जो हिंदी प्रदीप नाम से पत्रिका निकालते हैं। वे निबंधकार, समीक्षक और नाटककार थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी निबंधकार भी थे, समीक्षक भी थे और नाटककार भी थे। आगे हम चलते हैं। उन्होंने कलिराज की सभा, रेल का टिकट कहते हैं कि रेल का विकट खेल, बाल विवाह, चंद्रसेन आदि नाटकों की रचना की। अब इनके नाटकों की अगर हम बात करें तो कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल और बाल विवाह, आगे क्या है? चंद्रसेन आदि नाटकों की रचना की। भट्ट जी कुछ बांग्ला नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। भट्ट जी ने कुछ बांग्ला नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे आते हैं उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन जी के बारे में अगर हम बात करें तो 1855 में इनका जन्म हुआ और 1922 में इनका निधन हुआ। 1855 में इनका जन्म, 1922 में इनका निधन हुआ। और भारतीय हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? तो 1850 में उनका जन्म, 1885 में निधन। प्रताप नारायण मिश्र का 1856 में जन्म, 1894 में निधन। बाल कृष्ण भट्ट का 1844 में जन्म, 1914 में निधन। क्या कहते हैं? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का 1855 में जन्म और 1922 में निधन। इसमें कहा जा रहा है कि प्रेमघन जी काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे। अब देखिए कहा जा रहा है कि वे कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे। कौन? कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखने वाले रचनाकार कौन है? तो प्रेमघन है। ये आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका निकालते थे। अब पत्रिका की बात हो गई, आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका निकालते थे प्रेमघन। बाद में उन्होंने नागरी कहते हैं नागरी नीरद नाम की पत्रिका निकाला। प्रेमघन नागरी नीरद नाम से भी पत्रिका निकाला। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। अब उनके बारे में बताया जा रहा है तो ये नाटककार भी थे, समीक्षक भी थे और निबंधकार भी थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन कहते हैं प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रेमघन ने जीर्ण जनपद नाम कहते नामक एक काव्य लिखा जिनमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि भारतेंदु युग के अन्य उल्लेखनीय साहित्यकार में लाला निवास दास 1851 से 1887, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899,
पंडित राधाचरण गोस्वामी जी 1858 से 1925 आदि प्रमुख हैं। अब हम बात कर लेते हैं जन्म निधन के बारे में और क्या कहते हैं पत्रिका के बारे में। थोड़ी बहुत रचनाओं की देख लेते हैं। नाटक कौन कौन से किसके हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, प्रति कहते हैं प्रताप नारायण मिश्र के, बालकेश भट्ट के और प्रेमचंद के बारे में। 4 कवि के बारे में देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही हम लोग देखेंगे। कल हम लोग भारतेंदु युगीन चेतना का विकास 1900 से 1920 द्विवेदी युग को कल देखेंगे। आज हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ, मृत्यु इनकी 1885 में हुई। 18 वर्ष की आयु में बांग्ला से विद्या सुंदर नाटक हिंदी में अनुवाद किया इन्होंने। 1868 में कविवचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 1873 में हरिश्चंद्र मैगनीज नाम से एक मासिक पत्रिका निकाली। हरिश्चंद्र मैगनीज नामक जो पत्रिका है वो मासिक पत्रिका है। आगे देखिए, स्वयं कहते हैं, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली। आगे कहते हैं कि भारतेंदु चंद्रिका 1874 में, उसका नाम भारतेंदु मैगनीज का नाम कहते, हरिश्चंद्र मैगनीज का नाम कहते हैं चेंज करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिए स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। 1874 में रसा नाम से ये नाटक देखते थे उर्दू में। आगे देखिए क्या कहते हैं, 1874 में इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोतनी नामक से पत्रिका निकाली। इनके नाटक की बात करें, मौलिक नाटक जो है वैदेही हिंसा, हिंसा न बहुत, चंद्रावली, विषय विस्मावधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, इनके जो है मौलिक नाटक है। अंधिक नाटकों की अगर हम बात करें तो विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी प्रमुख नाटक हैं। बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम उनके ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती इनकी कहानी जो कि अधूरी कहानी है। आगे हम बात करते हैं तो प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। 1856 में इनका जन्म, 1894 में निधन हुआ। ये अत्यंत विनोदी जीव थे। ये ब्राह्मण नामक पत्रिका निकालते थे। अगर इनके नाटकों की हम बात कर लेते तो इन्होंने भी भारत दुर्दशा नाम से एक नाटक लिखा है। संगीत शकुंतलम, कलि कौतुक रूपम, हठ हमीर, गोसंकट, कलि प्रभाव, जुआरी खुआरी नाटक लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट की अगर हम बात करते हैं तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में अगर हम देखते हैं तो इनका जन्म जो 1844 ईस्वी में हुआ। 1914 में इनका निधन हो गया था। हिंदी प्रदीप नाम से इन्होंने पत्रिका निकाली। इनके नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, चंद्रसेन इनके नाटक हैं। ये निबंधकार, समीक्षक और नाटककार थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण इसमें देखते हैं। प्रेमघन की बात करते हैं तो इन्होंने आनंद कादम्बरी नाम से एक पत्रिका निकाली। 1855 में इनका जन्म हुआ था। 1922 में इनका निधन हुआ था। किसका? प्रेमघन का। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध नाटक की तो भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन इनके प्रसिद्ध नाटक है। जीर्ण जनपद इनके काव्य लिखे गए हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि ये ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण है। आगे कहते हैं कि ये जो है कौन? प्रेमघन जी निबंधकार भी हैं, नाटककार भी हैं, कवि एवं समीक्षक हैं। कौन? प्रेमघन। और बालकृष्ण भट्ट के बारे में क्या है? निबंधकार, समीक्षक हैं और नाटककार हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा।